दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आजकल हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कुल 10 टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं लगातार। जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ दूंगा। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद, केवल इस नहीं, पूरा 10 टेस्ट सीरीज जो आपको कराया जा रहा है, इसको हल करने के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि रोज 120 क्वेश्चन हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें 120 क्वेश्चन हम लोग 4 घंटे तक लगातार आपसे डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको भी पता है मैथ विषय से आएगा, 15 रीजनिंग से आएगा और 90 क्वेश्चन आपका जीएस से आने वाला है। तो पूरा 4 घंटे यानी 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक ये क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है, 4 पार्ट में प्रोवाइड की जाती है, तो जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि 120 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा और अगर हम लोग 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं मतलब हम लोग पहुंच जाते हैं 1200 क्वेश्चन पे। परीक्षा के 10 दिन पहले सीरीज शुरू की गई और याद रखिए 1200 क्वेश्चन का एक कलेक्शन अगर होगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, अति संभावित प्रश्न है, उनका व्याख्या किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलना ही मिलना है, बशर्ते आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहो। जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, पीछे का वीडियो जाकर देख लें, उनके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा, बड़ा ही हितकारी होगा। क्योंकि यहां पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां जाकर आप इस वीडियो का टेस्ट भी दे सकते हैं। मतलब टेस्ट देने से क्या होगा कि यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। ठीक है, उससे यह पता चलता है जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको और ज्यादा जुनून आएगा और आप एग्जाम पास ही कर जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत, साथ में लगे रहिए। आपको यहां पर टेस्ट के साथ जो है वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह आपका चौथा सीरीज में कवर कराने जा रहा हूं। 45 क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। पहले बिलीव ना हो तो जाकर के रेटिंग पढ़ लीजिए। जो हमारे अच्छे बच्चे हैं जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपना रेटिंग दिया हुआ है, तो वो रेटिंग आपके लिए अच्छी है। आज जाइए रेटिंग पढ़िए, आपको खुद महसूस होगा वाकई इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ दिया गया। ठीक है, तो आप आ सकते हैं और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर हमारे कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? अशांति का जनक। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है ज्यादातर लोग इसका उत्तर जानते हैं। इसी क्वेश्चन का अभी मैं पोस्टमार्टम कर दूं ना, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, हमेशा आसान क्वेश्चन को देख करके मत सोचा करो कि अरे ये तो बेकार क्वेश्चन है। सुनो, चलो मैं आपको यहीं से 4 क्वेश्चन बना के देता हूं। याद रखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। पूरा नाम क्या था? यहां पर वी सिरोल लिखा है, आप याद रखेगा वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, याद रखेगा वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक कहा था। ठीक है, चलो ये बताओ लुई फिशर के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर लुई फिशर के ऊपर एक प्रश्न आपसे पूछ दे, क्या आप बता पाओगे? लुई फिशर संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? बताइए। आप हमेशा ही मत देखिए कि प्रश्न आसान है। यह प्रश्न आसान तब होता जब आपको इसके चारों ऑप्शन के बारे में पता चलता। ठीक है, पता होता तब तो प्रश्न आसान होता है। ये प्रश्न आसान नहीं है, प्रश्न अपने आप में बड़ा कठिन है। लुई फिशर ने दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जीवन पर उनकी जीवनी लिखा है। ठीक है, आत्मकथा जो है वो महात्मा गांधी जी ने खुद लिखा है, लेकिन जीवनी ऐसी चीज होती है जो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। तो महात्मा गांधी जी के जीवन पर जीवनी किसने लिखा है? याद रखें लुई फिशर ने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। वेब मिलर के बारे में आप क्या जानते हैं? वेब मिलर कौन था बताइए? मैंने कहा ना आसान प्रश्न नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि प्रश्न आसान है, ऐसा है नहीं। ठीक है, वेब मिलर कौन था दोस्तों? अच्छा, आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सुना है कि नहीं? नहीं सुना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में नहीं सुना? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं सुना? चलो चाहिए बताओ दांडी मार्च के बारे में सुना कि नहीं? हाँ सर, दांडी मार्च के बारे में सुना है, बट कुछ खास याद नहीं आ रहा है। अच्छा, जब आपने सुना होगा कभी कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, उन्होंने नमक कानून जाके तोड़ा था। ठीक है, खुद से नमक बनाकर। हाँ सर, ये सुना था। उस दांडी मार्च में दोस्तों गांधी जी के साथ कुल 78 अनुयायी पैदल चल रहे थे। कितने लोग? 78 लोग। और उसमें से एक व्यक्ति कौन था? वेब मिलर था। आपसे प्रश्न पूछता है कि दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जो एक अंग्रेज व्यक्ति चल रहा था उसका नाम क्या था? जब कभी ऐसा प्रश्न आता है, ये अपने आप में सबसे कठिन प्रश्न होता है, तो क्या उत्तर बताएंगे? वेब मिलर। और ये जो चौथा नाम दे रहा दोस्तों लॉर्ड रीडिंग का, याद रखें लॉर्ड रीडिंग कौन थे?
ये वायसराय थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग, ये भारत के वायसराय थे। कब वायसराय थे दोनों दोस्तों? तो याद रखिएगा ये 1922 में आए, ठीक है। 21-22 से लेकर के 1926 तक जो है ये वायसराय के पद पर थे। इनके ठीक पहले वायसराय कौन था? तो उस समय चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार का नाम सुना होगा, तो याद रखिए चेम्सफोर्ड उसके पहले था। इनके बाद कौन आया? तो लॉर्ड इरविन आया है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न याद रखिए। जब हर प्रश्न के बारे में आप डिटेल से जानकारी रखेंगे तब जाकर के आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और मैं आपसे विश्वास करिए हमारी बात का, अगर आप हमारी इस सीरीज से जुड़ते हैं या हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो बेशक पहली बात तो आपको सब कुछ फ्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि सभी विषय डिटेल से पढ़ाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में आइए या हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए, हमारे वेबसाइट से जुड़िए, हर जगह पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी गई हैं। हर एक क्लास डिटेल के साथ, कोई ऐसा विषय नहीं जो नहीं पढ़ाया गया। हर एक विषय पर आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी पूरी तरह से निःशुल्क। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हुई थी? ठीक है, अरोड़ा आसफ अली। दोस्तों जल्दी से बता दिए, 3-4 आंदोलन का नाम दे रहा है तो जल्दी से बताइए। कर असहयोग आंदोलन, ये तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, याद रखेगा। असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। अरे विनोबा भावे जी किए थे। भूदान आंदोलन भी आगे चल के उन्होंने चलाया है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो है कौन थे अनुयायी? तो याद रखिए विनोबा भावे जी थे। और अगर मैं बात करूं अरोड़ा आसफ अली की, तो ये जुड़ी हुई थी किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों 1942 में, ठीक है। इसी दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू आर डाई का नारा दिया था, करो या मरो का। क्यों? क्योंकि वे जान गए थे कि अंग्रेज बड़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो याद रखेगा करो या मरो का नारा दिया। इसी समय अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन भी चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा? याद रखेगा, एक ऑपरेशन चलाया गया अंग्रेजों की तरफ से, ऑपरेशन जीरो आवर। इसमें क्या था दोस्तों? ऑपरेशन जीरो आवर में यह था कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, क्योंकि मुद्दा आ गया था करो या मरो का, ठीक है। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है ठप हो जाए, इसके लिए सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग भूमिगत रह करके इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से एक नाम जुड़ा है, किसका नाम? अरोड़ा आसफ अली का। इसके अलावा दोस्तों आपने नाम सुना होगा जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। ये भी उसी में शामिल थे, जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल दिसंबर में होने वाला नोबेल पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। पहले नोबेल के बारे में बताओ। मैं देखिए आपको, आप जानते हो कि हमारी आदत, जो पहली बार देख रहे हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, बाकी लोग जानते हैं मेरे बारे में कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो ऐसा नहीं है मुझे पता है इस प्रश्न का सही उत्तर। आपको पता है कोविड-19 की वजह से नोबेल पुरस्कार जो इस बार बंटने वाला था वो नहीं बंटेगा। आप इतना ही जानते हो ना, इससे ज्यादा नहीं जानते हो। सुनो मेरी बात को, इससे ज्यादा जानो, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। याद रखेगा दोस्तों 1896 में सबसे पहले 1896 में यहां पर नोबेल पुरस्कार जिनकी याद में स्टार्ट किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल उनका नाम था। उनकी मृत्यु हो गई थी डायनामाइट की खोज के दौरान, ठीक है, याद रखेगा। उनकी मृत्यु के 4 साल बाद सन 1900 से लेकर के 1901 के बीच में प्रोग्राम बना कि क्या होगा, नोबेल पुरस्कार बांटा जाएगा, और तब से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अक्टूबर महीने में नाम अनाउंस होता है और हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, उसी दिन नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। इस बार नहीं बांटा जाएगा क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, इस वजह से इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया। इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार बांटता कौन है? तो याद रखिए ये स्वीडन देश है। स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। यह पुरस्कार वहां से दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहां से दिया जाता है। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछता है कभी कभी। सबसे पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। उनकी रचना थी गीतांजलि, उस पर उनको दिया गया था, ठीक है। तो यहां इतना प्रश्न कम से कम आपको याद रखने की जरूरत है।
आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा होता है और लगभग 900 टन कचरा पर डे वहां होता है। इस वजह से उस राज्य ने फैसला लिया है कि हम कचरे से क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। और ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। दोस्तों कचरे से बिजली बनाने को लेकर के अभी 3 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। एक तो उत्तराखंड वाला पूछ सकता है, दूसरा याद रखिए अभी रेलवे ने अपना एक संयंत्र लगाया है, कहां पर, भुवनेश्वर में। कहां पर, भुवनेश्वर में लगाया है। और वहां पर जो है एक कारखाना, वो संयंत्र लगाया है जहां पर कचरे से बिजली बनाई जाएगी रेलवे के लिए। एक ये प्रश्न भी पूछ सकता है। प्लस याद रखिएगा दिल्ली मेट्रो पहली मेट्रो है जो कचरे की बनी हुई बिजली से चल रही है। तो इतना प्रश्न आप यहां याद रखेगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो याद रखिए जब कभी संसद सत्र में नहीं होता है, ऐसे में अगर कानून की जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून ला सकता है। ठीक है, बना सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, वो दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत। कितने में? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बताया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। इसके बाद अनुच्छेद 124 आएंगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान बताए गए, तो उसको याद रखेगा। कई बार लोग अध्यादेश को कंफ्यूज होकर के 143 मान लेते हैं। 143 गलत हो जाएगा दोस्तों। 143 में सलाह की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं राष्ट्रपति। ठीक है, तो सलाह के बारे में बताया गया। 123 में अध्यादेश जारी करने की बात कही गई, वो भी कब? जब कभी संसद जो है सत्र में नहीं होगा तब। अच्छा, जब दोबारा कभी संसद सत्र में आ जाएगा तो जो है उसके 6 सप्ताह के अंदर जो है इस बात को समाप्त करना होगा। मतलब ये जो अध्यादेश है निरस्त हो जाएगा और उसके जगह पर कानून आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये अनुच्छेद 72 जो दे रहा दोस्तों, ये क्या है? परीक्षा में मान लीजिए 123 ना पूछ के आपसे अनुच्छेद 72 पूछ दिया। अनुच्छेद 72 याद रखिए, आपने सुना होगा क्षमादान की शक्ति है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। अगर किसी को मृत्युदंड मिल रहा तो राष्ट्रपति उसे क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। 123 अध्यादेश के बारे में बताता है। 53 यह बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। जो भारत में 3 सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उसका सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति माना जाता है। अब बाकी सलाह लेने के बारे में 143 में बताया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? एक नई किताब आई है द एंड गेम, और याद रखिए किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। क्या नाम है? एस हुसैन जैदी नाम है इनका। और क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। लिख रहा है कि अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इनका पहले भी जितनी रचना आई है सब एक से बढ़कर एक है। जैसे जैदी ने ब्लैक फ्राइडे लिखा था, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई लिखा था, डोंगरी टू दुबई लिखा था, बाइकुला टू बैंकॉक लिखा था, और 26/11 जो हुआ था आतंकवादी हमला, उस पर एक इनके नाम पर, इनके इस किताब के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन चुकी है, HBO द्वारा बनाया गया। ठीक है, टेरर इन मुंबई, तो उसको भी आप याद रखेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस IIT ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल का बेड बनाया? ठीक है, तो एक ऐसा हॉस्पिटल जो चलता फिरता हॉस्पिटल है। फिर ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने में बड़ा समय जाता है। ठीक है, ऐसे में अगर कोविड-19 के मरीजों को सही करना है तो इस तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो IIT मद्रास के बच्चों ने ऐसा करके दिखाया है, याद रखेगा IIT मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? भाई स्विस बैंक में आप जानते होंगे कि ज्यादातर लोग अपने ब्लैक मनी को ले जाके छुपाते हैं, और उसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिए सप्ताह के 7-7 दिन, ठीक है, 7-7 दिन लोगों ने अपनी कमाई को चुरा करके, काली कमाई को चुरा करके स्विस बैंक में डाल दिया। तो 7-7 दिन से याद रखेगा 77वां स्थान है इसमें। और एक प्रश्न और पूछ सकता है, याद रखिए भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है, देखिए दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक अगर पूछा तो 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी, मैंने बताया था हफ्ता के 7-8 दिन तक ये भ्रष्टाचार होता है। तो 19 में 78वां रैंक था, लेकिन 2020 में एक नई रैंकिंग आई है जिसमें भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 80 हो गया है। कितना हो गया है? 80वें रैंक पे भारत चला गया है। तो प्रश्न आप याद रखेगा। देखिए मेरा काम है आपको गलती से बचाना,
गलती करने से बचाना। आप कहां गलती करते हो, क्योंकि मैंने आज आपको यहां 77 बताया, कल भ्रष्टाचार वाला क्वेश्चन पूछा, आपको 77 वाला उत्तर याद आ गया? नहीं, 77 वाला मुद्दा कहां का है? स्विस बैंक का है। 78 वाला 2019 में था, और किसके लिए था? भ्रष्टाचार सूचकांक था। अब नया सूचकांक आ गया 80। उस समय याद रखिए, अभी इस समय जो नया आया है 80, इसमें कुल 180 देश शामिल किए गए थे, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या आई है? 80वें नंबर पर आई है। तो इसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। हिंदी दिवस, देखिए 2 हिंदी दिवस हैं, एक नहीं है, 2 हिंदी दिवस है। तो परीक्षा में देखिए कि पूछा क्या आपसे। पहला हिंदी दिवस जो इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। बात आती है क्यों मनाया जाता है, बात आती है ना कि क्यों मनाया जाता है। तो याद रखिए, इसी दिन जो है अंग्रेजी को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसी दिन हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक और हिंदी दिवस मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विश्व हिंदी दिवस। यह मनाया जाता है हर वर्ष 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी का मजाक उड़ाने के लिए अंग्रेजों ने हिंदी का मजाक उड़ाते थे, तो उन्होंने इस दिन मनाते हैं वो लोग हास्य दिवस। क्या मनाते हैं? हास्य दिवस। तो 10 जनवरी को ही हास्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है दोस्तों। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है, ठीक है। और यहां 14 के बाद आप 16 सितंबर भी याद रखेगा। 16 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है क्या? ओजोन परत दिवस, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो उसे भी याद रखेगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? जल्दी से बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा ना आ रहा तो बताओ, जल्दी से बताओ, मजा नहीं आ रहा तो। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध क्रांति से, ठीक है, दूध से। याद रखिए, सबसे पहले वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति को लाया था भारत में, नाम याद रखेगा। तो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, संबंधित है कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। आपसे भी पूछ सकता है कि अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति, तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, रजत क्रांति। क्या नाम है? रजत क्रांति। गेहूं उत्पादन से कौन संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है। मछली उत्पादन से कौन संबंधित है? इसको नीली क्रांति संबंधित है। ये सब याद रखिए, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। इतनी क्रांतियां जो मैंने एक साथ लिख दिया है, एक बार आपको रीड कराना चाहूंगा। श्वेत क्रांति याद रखिए दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, और खाद्यान्न में खास करके गेहूं और चावल आता है, ठीक है। नीली क्रांति याद रखिए मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति जो है ये तिलहन से, तेल पीला पीला होता है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल पौधे का नाम सुना होगा, जेट्रोफा वगैरह है, रतन जोत वगैरह है, ठीक है। लाल क्रांति दोस्तों ये टमाटर और मांस दोनों उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि दोनों का रंग लाल होता है। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन संबंधित है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। धूसर या स्लेटी क्रांति ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, आलू उत्पादन से। तो इतना प्रश्न आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करा एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। करा इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है लॉन्च किया। बिल्कुल सही है, जारी किया, सही है पहला। दूसरा क्या दे रहा है? इसके अनुसार टीबी बीमारी की वजह से 2019 में लगभग 80,000, बताया था मैंने आपको, या आप एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं रख पाएंगे, तो लगभग 80,000 लोगों की मौतें हुई हैं, जो कि WHO के आंकड़े से बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि WHO ने माना था कि इस समय तक भारत में लगभग 4.5 लाख 4,40,000 लोगों की मृत्यु होगी, जबकि भारत में जो रियल आंकड़ा आया वो केवल 80,000 आया, ठीक है। तो टीबी को लेकर के भारत में बड़ी नीतियां चल रही हैं। इसमें आपने नारा भी सुना होगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था उसका नाम बदल करके टीबी समाप्ति कार्यक्रम भी कर दिया गया, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि स्टेट टीबी इंडेक्स में अगर हम राज्यों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? गुजरात राज्य का रहा है, बड़े राज्यों में, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर तीनों कथन जो दे रहा है वो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहां से प्रश्न तो आता ही आता है, ठीक है। परीक्षा में जब कोई प्रश्न पूछे तो आप ध्यान देना, अगर आपसे पूछा पहला अध्यक्ष, देखिए यहां से पहले बात आप तीन चार चीजें याद रखिए। अगर वायसराय पूछता है तो याद रखिए उस समय डफरिन था, ठीक है। अगर आपसे टाइम पूछता है तो बताएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। अगर उसका संस्थापक पूछता है तो बताएगा A.O. ह्यूम नाम था। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। अगर आपसे अध्यक्ष पूछता है तो क्या बताएंगे? W.C. बनर्जी नाम था, ठीक है। इतना नाम याद रखेगा, इतनी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके अलावा दोस्तों W.C. बनर्जी याद रखिए 1885 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। 1886 में आ जाएंगे तो नरौजी ने किया था। नरौजी, देखिए बनर्जी और नरौजी एक जैसा मिल रहा है ना, जी याद रखेगा, ठीक है। तो दादा भाई नरौजी ने किया था। 1887 की बात करेंगे तो तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी नाम था, ठीक है, याद रखेगा तैयबजी ने किया था। और देखिए कितना अच्छा क्रम है, सबसे पहले एक हिंदू व्यक्ति ने किया था, बाद में एक पारसी व्यक्ति ने किया था, तीसरे नंबर पे एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया था, और चौथे नंबर पे 1888 में एक अंग्रेज व्यक्ति था जिनका नाम है जॉर्ज यूल, ठीक है, उन्होंने किया था। तो याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षा में इतनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मैं तो डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं और तभी आपकी तैयारी भी हो पाएगी, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों ये तो बहुत बाद में आए, ठीक है, तो याद रखेगा W.C. बनर्जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नरौजी ने 3 बार जो है अध्यक्षता किया है। कब तो याद रखिए सबसे पहले 1886 में किया, फिर जो है 1893 में किया, फिर जब है 1906 में किया, ठीक है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यो जो है संस्थापक थे, न कि अध्यक्ष थे। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए जल्दी देखते हैं। कर मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट जारी किया था। नेहरू रिपोर्ट के अलावा दोस्तों इन्होंने CR दास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी, ठीक है, स्वराज पार्टी भी बनाया था, तो भी याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने चंपारण आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1917 में राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बुलाकर ले गए बिहार में चंपारण में जाकर महात्मा गांधी ने तीनकठिया पद्धति को समाप्त करते हुए चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। यह इनके द्वारा किया गया पहला आंदोलन था भारत में, ठीक है। एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया था। जब दोस्तों त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन था, जब वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया आखिरी वाले से, ठीक है, तो इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की पार्टी बनाई 1939 में, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पूछा आपसे कौन सा गलत है, लिख रहा है M.A. जिन्ना, ठीक है, यानी याद रखेगा जिन्ना का नाम सुनना होगा, ठीक है। इनको कायदे आजम भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। और लिख रहा है इन्होंने खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता किया। नहीं, ना तो खिलाफत आंदोलन बनाया। खिलाफत आंदोलन दोस्तों अली बंधु ने बनाया था, ठीक है, और याद रखेगा, और महात्मा गांधी जी एक समय में इसके अध्यक्ष थे। तो यहां पर जिन्ना वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि 8-10 करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आपसे परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला योग विश्वविद्यालय बाहर खुलने वाला कहां पर? लॉस एंजलिस में खुलने वाला, जो कि अमेरिका में है। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिए पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पंचायतों को उसने जो है इंटरनेट से कनेक्ट किया है और आपस में जोड़ दिया है, वहां पर तमाम ऑनलाइन सुविधाएं भी स्टार्ट कराई, इसलिए हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? जो उद्देशिका है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको किसने प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया? पहले यह बताइए, उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया? याद रखिए उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? तो याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। इसके ठीक 2 दिन पहले 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। उसके भी 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। इतना प्रश्न याद रखेगा। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए यूएन के चार्टर से लिया गया है। यह उद्देशिका जो है ये यूएन के चार्टर से लिया गया है, ठीक है। यूएन के प्रस्ताव मतलब यूएन का जो चार्टर है, ठीक है,
यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के चार्टर से लिया गया, जिसकी स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था, तो उसको भी याद रखेगा। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, अगर भाषा शब्द पूछे तो बताएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया दोस्तों, तो हमारे संविधान में फ्रांस से गणतंत्र को लिया गया। ठीक है, गणतंत्र याद रखेगा। कनाडा से दोस्तों संघ शक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, आगे देखिए और बता रहा है कि इटली के संविधान से, इटली से तो मुझे नहीं कुछ याद है। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दिया है, तो उस दवा का नाम है दोस्तों फेविपिरावीर। क्या नाम है, फेविपिरावीर। यह दवा मार्केट में फेविफ्लू के नाम से मिलने वाली है। ठीक है, यह पहली दवा है जिसके मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने क्या किया है, छूट दिया है, तो इसको याद रखेगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, मलेरिया रोग में कुनैन जो है वो प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक वृक्ष होता है, उस सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलता है कुनैन, उसी की दवा से जो मलेरिया ठीक हो पाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का टीका किसने बनाया था अभी हाल ही में, मलावी देश है दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री है, उसने मलेरिया का टीका बनाया। और टाइफाइड यानी टाइफाइड का टीका किसने बनाया, तो टाइफाइड पाकिस्तान याद रखेगा, उसने टाइफाइड का टीका बनाया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1905 में क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना किसने किया, कहां किया, कब किया, कैसे किया, कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखेगा 1905। यहां मत देखिए, यहां पर आप टाइम डालिए 1904-5। ठीक है, ऐसे करके, क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना एक सीमित समय में नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसके पहले दोस्तों 1899 में एक संगठन चला करता था जिसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था, मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किए हुए थे वीडी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जिनको कहा जाता है, उन्होंने किसका स्थापना किया था, मित्र मेला का। यही मित्र मेला आगे चल के एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में तब्दील हो गया 1904-5 में, और उसे अभिनव भारत का नाम दिया गया। यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कहां से, सावरकर लोग कहां रहते हैं, महाराष्ट्र में, तो याद रखें महाराष्ट्र की धरती से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के जो व्यापारिक अधिकार था उसको कब खो दिया, तो दोस्तों सबसे पहले 1813 में अधिकार को रोका गया था, लेकिन चाय चीन के साथ चाय का व्यापार जो है खोल रखा गया था। ठीक है, बाद में 33 वाले में जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें जो है ये चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उसको भी मनाही कर दिया गया, तो यहां पर 1833 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 1833 में विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होता है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल, चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। कंडीशन खराब है यहां पे। देखिए प्रश्न अपने आप में गलत प्रश्न है। जब ये प्रश्न परीक्षा में, यूपीपीसीएस की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, जब ये प्रश्न आया था तो याद रखिए इस प्रश्न को गलत मान लिया गया था। ठीक है, आयोग ने गलत मान लिया गया था क्योंकि यह क्वेश्चन बाई मिस्टेक आया था। यहां पे एक शब्द होना चाहिए कि किसमें उपस्थित नहीं है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं है। बताइए किसमें उपस्थित नहीं होता है, अगर यह परीक्षा में पूछता है तब बताएंगे कि चावल में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि जो अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं टोटल 9 होते हैं। ठीक है, और 9 के 9 दूध में भी पाए जाते हैं, अंडा में पाया जाता है और सोयाबीन में भी पाया जाता है। आप क्या टिक करोगे, आप गलत कर दोगे ना ऐसे। तो यहां पर पहली बात तो आयोग की गलती है, यहां पर एक शब्द टाइप होना भूल गया था लगता है, तो नहीं एक शब्द होगा, और जब नहीं लग जाएगा तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, चावल उत्तर हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में करिए, स्पीड में, समय नहीं है, समय नहीं है। अगर मैं 4 घंटे में पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप क्या करके आओगे, आप तो ये कहोगे ना कि हमारे मास्टर साहब ऐसे ही पढ़ाए हैं। हाँ, तो ऐसा मत करना आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सही जोड़ा बनाना है दोस्तों, और ये बताना है कौन किस देश के राजदूत हैं। देखिए एक करंट अफेयर का प्रश्न है, मुझे पता है आप यहां गलत करोगे। ठीक है, गलत करोगे, लेकिन यहां पर चीजों को याद रखें। मैंने आपको याद कराया था, शायद आपको याद हो ना हो अलग बात है, लेकिन चलो एक बार याद कराता हूं दोस्तों। सबसे आसान देश है फिनलैंड। मैंने बताया था आपको कि फाइन, फिनलैंड में क्या है, फाइन, फाइन माने मस्त। कौन एकदम मदमस्त पत्रकार है जिसकी पत्रकारिता लगभग सब लोग पसंद करते हैं और मस्त होके कुछ भी बोल देता है। ठीक है, उनका नाम है रवीश कुमार। वो रवीश कुमार ने नाम याद रखेगा खाली, तो फिनलैंड
कि राजदूत कौन है, रवीश कुमार है, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज याद रखेगा, सबसे सीधा साधा आदमी जिसका पूरी दुनिया मजा ले रही है, लेकिन ऐसा गलत है, पपुआ, ठीक है, पपुआ मतलब पप्पू का, ठीक है। तो याद रखेगा सुशील, बड़ा सीधा साधा सुशील चेहरा है, तो याद रखेगा पपुआ न्यू गिनी से कौन है, सुशील है। अभी आप दो में भी आप बना सकते हो, देखो यहां पर दे रहा फिनलैंड, यानी सी का डी पे जा रहा है, तो सी का डी में से मतलब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है, और डी का बी जा रहा है, मतलब ये वाला मिल गया, ठीक है, मतलब सी ए डी बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा बेल्जियम में कौन आ जाएगा, संतोष झा आ गए, ठीक है, बेल्जियम में झांकने जा रहे हैं, और कुवैत के कौन आ गए हैं, सीबी जॉर्ज, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। गैट का तात्पर्य क्या है, गैट, गैट दोस्तों आपने सुना होगा गैट के बारे में, 1995 में गैट को हटा करके WTO बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसका नाम कर दिया गया। इसके पहले WTO का नाम क्या था, गैट था। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड टैक्स, ठीक है, ट्रेड, टैक्स ने ट्रेड, ठीक है, टैरिफ्स एंड ट्रेड, याद रखेगा जनरल एग्रीमेंट। देखिए गैट आप लिखोगे कैसे, ऐसे तो लिखोगे, गैट ऐसे लिखोगे ना, GATT, ठीक है। तो याद रखिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो याद रखिएगा गैट, गैट दोस्तों ये 1995 तक था, उसके बाद इसका नाम WTO कर दिया गया। नेशनल प्लानिंग का गठन किसने किया था, चलो गलत कर दो, गलत कर दो, क्या करोगे, परीक्षा में नंबर तो गंवाना है ना, क्योंकि नंबर नहीं गंवाओगे तो ये कैसे बताओगे कि 2 नंबर से मेरा बीओ का परीक्षा रुक गया, नंबर तो गंवाना पड़ेगा ना, फर्ज बनता है यार, सही मत कर देना सब कुछ। हाँ, अरे जल्दीबाजी में काहे जवाहरलाल नेहरू टिक कर रहे हैं, नहीं उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन था। ये मैं बात कर रहा हूं नेशनल प्लानिंग का, नेशनल प्लानिंग की चर्चा 1938 में किया गया था, और इसकी चर्चा सबसे पहले किसने किया था बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। उस समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता वही कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखिए इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस होगा, गलती मत करिए। क्यों होगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप जाइए पढ़िए, मैंने एक इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ाया है प्लानिंग कमीशन, ठीक है, भारत में जो है नियोजन, ठीक है। तो उस चैप्टर को जाके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, वहां पूरी कहानी बताया हूं, ठीक है, कि कैसे ये हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था 1938 में, और उसके दौरान ये बातें की गई थी, ठीक है। उसके बाद तो त्रिपुरा वाले में तो उन्होंने क्या कर दिया, जो है अपना इस्तीफा दे दिया, और चल करके फिर क्या बना दिया उन्होंने, अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, पहले बताओ मानव विकास रिपोर्ट है क्या, ठीक है। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, क्या नाम है, ह्यूमन, इसको HDR भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो HDI हो जाएगा, हम बात करें HDR की, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसको सबसे पहले 2 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था, एक भारतीय व्यक्ति और एक पाकिस्तानी व्यक्ति, ठीक है। महबूब उल हक का नाम सुना होगा, वो थे, और अमर्त्य सेन थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो याद रखिए उन्होंने बनाया था, और सबसे पहले उन्होंने बनाया था, ठीक है। और UNDP जो है, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत कमजोर हैं आप लोग, बहुत कमजोर है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है आपके साथ, ये सब पढ़ाया गया है, आप जाइए वीडियो देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो मैं कितने दिन तक आपको इस तरह से कराऊंगा। यूनाइटेड नेशन डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम, ठीक है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको रद्द किसने किया, पहले बताइए वर्नाकुलर प्रेस ये जो एक्ट था ये था क्या, याद रखिए, पहले बात तो परीक्षा में यही पूछता है कि आया कब था, तो याद रखिए 1878 में आया था। अब बात आती है कि था क्या, तो याद रखिए 1878 में अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, और उस नियम का नाम दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस नियम के तहत नियम ये था कि जितने भी हिंदी समाचार पत्र हैं, जितने भी हिंदी समाचार पत्र हैं उनको जब्त कर लिया गया। अगर वो अपनी एक कॉपी गवर्नमेंट के पास नहीं भेजेंगे और जब तक वो पास नहीं कर देते तब तक वो मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी तरह के हिंदी समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया गया। आपने ये भी सुना होगा दोस्तों, द बंगाल गजट के बारे में सुना होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1870 में लॉन्च किया था ना, उसी के 8 साल बाद की घटना है, भारतीय समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया, ठीक है।
और ये जो अधिनियम था ये लाया किसने था? ये लाया था लॉर्ड लीटन ने। क्या नाम था? लीटन ने। लीटन को लतियाया भी जाना चाहिए ऐसा करने की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा लीटन ने लाया था और 2 साल बाद ही 1880 में क्या हो गया? लॉर्ड रिपन आए हैं। कौन आया है? लॉर्ड रिपन आए हैं। लॉर्ड रिपन के समय से ही दोस्तों अस्थायी रूप से जनगणना की जा रही है। 1881 में अस्थायी रूप से जनगणना स्टार्ट हुई थी ना, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने आकर के इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भाई मुक्त करा दिए ना, नहीं तो इस बोझ के तले तो सारे भारतीय जो है दब जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा 1881 में जो जनगणना शुरू हुई, फिर तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष पर जनगणना चल रही है। इसके पहले जनगणना का कॉन्सेप्ट 1872 में ही आ चुका था। उस समय लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलिए। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? जल्दी से देखिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, 1 नंबर और खोइए, क्या करना है, आदत हो गई आप लोगों की, ठीक है। कभी आसान क्वेश्चन देखा ना, उसके बारे में कुछ पढ़ा ना समझा, पहले टिक कर दिया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का संबंध दूध से है। पता नहीं किस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बता दिया। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का संबंध दूध से है, लेकिन हर जगह नहीं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऑक्सीटोसिन की सुई दी जाती है, लेकिन किसको? पशुओं को दी जाती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन यहां नहीं आएगा। लिख रहा स्तनपान के दौरान, जब एक महिला गर्भवती होती है, जब उसको स्तनपान कराना होता है, बच्चों को दूध पिलाना होता है, तो ऐसे में उसके शरीर में कौन सा हार्मोन आता है? जिस हार्मोन की वजह से दूध जन्म बनता है, उस हार्मोन का नाम बताना। उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? अरे ये मत ज्यादा दिमाग मत खर्च करो, जितना बता रहा हूं सुनो ध्यान से। उस का नाम क्या है? प्रोलैक्टिन नाम है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जिन्होंने भी ऑक्सीटोसिन किया गलत हो जाएगा, ना बिलीव हो, काहे नहीं बिलीव करेंगे? पढ़ रहे हैं ना, तो भरोसा करके पढ़िए ना, ठीक है। यहां प्रोलैक्टिन उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। द क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? क्योटो एक जगह का नाम है। कहां पे है वो जगह? जापान में वो जगह है। उस जगह पर 1997 में एक सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन को बचाने को लेकर के, ठीक है, कि हम ज्यादा जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले गैस नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मानता कौन है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखेगा, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, तो उसको भी याद रखेगा, परीक्षा में पूछता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अरे जिस दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर को, उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? G8 में याद रखे दोस्तों, एक्चुअली में ये पहले G7 था, ठीक है। ये पहले G7 था, बाद में दोस्तों इसमें G8 में आ गया कौन? रूस आ गया। लेकिन G आने के बाद 2014 में फिर रूस को इसमें से बाहर भी कर दिया गया, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर से G7 बचा है। इस बार ऐसा कहा गया, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 4 और देशों को यहां शामिल किया जाना चाहिए और इसका विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि ये बदल करके क्या हो जाए? G11 हो जाए। क्या हो जाए? G11। उस G11 में कौन कौन से देश शामिल होने के लिए तैयार हैं? तो याद रखिए, एक रूस को लाने की बात चल रही है, एक इंडिया यानी अपने भारत को लाने की बात चल रही है, एक जो है दक्षिण कोरिया को लाने की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से 4, और एक ऑस्ट्रेलिया देश है। अरे काहे सोचते हो, याद नहीं है? सोचा ऑस्ट्रेलिया लिखने में लंबा पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मिटा दिया। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, दक्षिण कोरिया है और आपका रूस है। 4 देशों को लाने की बात चल रही है कि अगर ये G7 में आ जाते हैं तो ये बदल करके G11 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़की, तो आपको पता होगा बुलेट प्रूफ जो है खिड़कियां बनती हैं, इसका शीशा ऐसा होता है जिसपे गोली बारूद असर नहीं करता, बहुत कम असर करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये खिड़की बनती है पॉलीकार्बोनेट की। किसकी? पॉलीकार्बोनेट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जिन्होंने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, मैं चाहता हूं वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जहां आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर इतनी सारी चीजें हैं, एक बार आप जाओ, बिलीव करके जाओ, भरोसा
भरोसा करके जाओ और वहां जाकर के पढ़ो, पढ़ने के लिए अथाह मटेरियल मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आपसे सही गलत कथन की बारे में पूछ रहा है। पहला लिख रहा है इसका जो क्षेत्राधिकार है वो केवल मूल क्षेत्राधिकार है, नहीं ऐसा नहीं है, अपीलीय केवल परामर्श नहीं, ये तीनों तरह का क्षेत्राधिकार रखता है। किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, रीट जारी करता है ना अनुच्छेद 32 के तहत, और हाईकोर्ट 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रीट जारी करता है। रीट 5 तरह की होती है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरूप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। ठीक है, और इनके पास अपीली क्षेत्राधिकार भी होता है, इसके अलावा परामर्श क्षेत्राधिकार भी होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहां पर दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को उच्च न्यायालय, वहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों एक नया अधिनियम आया, याद रखिए 1857 की क्रांति आपको याद होगी। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो गवर्नर, जीजे लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, ठीक है, जीजे, जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था? कैनिंग था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये क्रांति समाप्त हो गया तो 1858 में, ठीक है, यहां भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन के संसद का शासन या जो महारानी का शासन था वो यहां पर स्थापित हो गया। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया, इसको याद रखिए। और 1861 में पहली बार हाईकोर्ट अधिनियम लाया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया 1861 में, और उसी के तहत अलग अलग प्रेसिडेंसियों में, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके पहले अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर दें तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में बनाया गया था, आपको पता होगा, कलकत्ता में बनाया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें जो है प्रावधान किया गया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1861 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? यह रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है, क्षमा चाहता हूं, जल्दी से बता दीजिए। फिलहाल दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था जस्टिस एम.जी. रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे, जो कि पेशे से क्या थे? एक न्यायाधीश थे, और ये महात्मा गांधी जी के गुरुजी थे, गुरु के गुरुजी थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते हैं एम.जी. रानाडे। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। www का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब है, बहुत आसान है, तो इसको आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है, वजह क्या है? क्योंकि प्रेशर कुकर में जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से खाना जल्दी जो है पक जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, पूरी फिजिक्स पढ़ा दिया हूं, केमिस्ट्री पढ़ा दिया हूं, बायोलॉजी पढ़ा दिया हूं, हिस्ट्री पूरी खत्म हो गई है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न खत्म हो गया, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया, इंडियन पॉलिटी खत्म हो गया, हिंदी खत्म हो गया। ये ऐसे विषय जो आपको पढ़ा दिए गए, डिटेल से पढ़ा दिया गया। आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़िए, वहां आकर के आप डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? ये जो घर में हम लोग सीएफएल यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो याद रखिए सीएफएल का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। क्या नाम है? सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, सीएफएल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से आपसे हो सकता है परीक्षा में एलईडी का फुल फॉर्म पूछ ले, तो याद रखिएगा एल माने हो जाता है लाइट, ठीक है, लाइट, ई माने हो जाता है एमिटिंग, और डी माने हो जाता है डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड हो जाता है। ठीक है, एलईडी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, चलिए, कह रहा कार के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे क्षेत्र में दिखा देता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं ड्राइवर के बगल में, वो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण लगे होते हैं, लेंस नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? चलिए बताइए, मूल कर्तव्यों के बारे में मैंने आपको बताया है, मूल कर्तव्यों को
शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर, ठीक है, याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में हुआ। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान का नाम दिया जाता है। इसके अलावा 51 क में जगह दिया गया, इसके लिए अलग से बनाया गया भाग 4 क बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बताया गया प्लस मूल कर्तव्य आए कहां से थे, तो सोवियत संघ रूस से यह कॉन्सेप्ट लिया गया था। सोवियत संघ रूस उस समय था जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे खाली 51, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। अगर आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद 51 में किसके बारे में बताया गया, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 51 जो है ये जो है दूसरे देशों के साथ संधि और समझौतों की बात करता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अनुच्छेद 50 भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया है, ठीक है। 52-53 आपको पता होगा, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में कहा गया है कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा चीजों को। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 दोस्तों राज्य के नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें ये महात्मा गांधी जी का फेवरेट अनुच्छेद है, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत बने, ठीक है, ग्राम मतलब ग्राम पंचायतों का राज हो यहां पर, तो यह चाहते थे। तो याद रखिए ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, याद रखेगा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जी, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इन्होंने अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना किया था, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी है, चटर्जी नहीं होगा दोस्तों, यहां पे क्या होगा, चटर्जी होगा, चटर्जी, ठीक है दोस्तों। उनकी रचना है आनंद मठ, और आनंद मठ में किसके बारे में बताया गया है, सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह ये 1765 में जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ उसके जस्ट बाद से शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चला है, तो इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड अगर पूछता है तो आप परीक्षा में देखना ये 1768-70 के आसपास देगा, ठीक है, तो याद रखेगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। इसी सन्यासी विद्रोह की चर्चा उन्होंने अपने आनंद मठ में किया हुआ है, ठीक है, तो परीक्षा में यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैव विविधता का अर्थ क्या है, हजारों बार बता दिया और आगे भी बताता रहूंगा क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता में याद रखेगा वनस्पतियों और जीव जंतुओं दोनों को शामिल किया जाता है, गलती एक को शामिल करके मत करिएगा, दोनों को करिएगा, ठीक है। एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र जहां पर जीव जंतु और अनेक प्रकार के पादप हों उसे कहा जाता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है, किससे बचाता है, तो जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं जिसे इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, यूवी रेज कहा जाता है, उससे बचाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी के लिए 45 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अभी थोड़े समय बाद आपकी मैथ की क्लासेस चलने वाली है, उसको अटेंड करने के बाद मैं इस सेट का बी पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें फिर से 45 क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। तो मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए अगर मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में तो मुझे लगता है आपको भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप स्टडी 91 का साथ देंगे तो गारंटी लेता हूं, वादा करता हूं, आपको बिना सिलेक्शन दिलाए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, ठीक है। थोड़ा सा देर आया मैं, ठीक है, लेकिन मेरी आदत है देर आओ दुरुस्त आओ, ठीक है, मतलब लगे दहाड़ होनी चाहिए, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि सीरीज चल रही है और इसकी जिम्मेदारी मेरे भाइयों और बहनों पर है, खास करके बहनों पर है, ठीक है। तो याद रखिए ये जिम्मेदारी आपकी है, इस चैनल को आगे बढ़ाओ और जो है जल्दी से आप जाके टेस्ट दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।